हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार। जैसा कि हम लोग कल बात किए थे कि हम लोग प्रत्येक दिन एक वीडियो देखेंगे और एक विषय को हम लोग उठा लिए थे कल, यानी ज्योग्राफी विषय को डिस्कशन करने के लिए, जिसमें आप लोग से हम वादा किए थे कि प्रत्येक दिन आप लोग को ज्योग्राफी टॉपिक पर एक वीडियो मिलेगा। तो आज उसी का आगे हम लोग इस वीडियो को देखिए। तो जैसा कि हम लोग कल बात किए थे सिर्फ कि जिला का डिवीजन और प्रमंडल का डिवीजन के रूप में, कि झारखंड में वर्तमान में कितना जिला है, कितना प्रमंडल है, झारखंड बना था तो कितना जिला था, कितना प्रमंडल था। कल हम लोग इसके बारे में बात कर लिए थे। हम कल भी बताए थे कि अभी हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जिला और प्रमंडल को हम लोग इसलिए देख लिए ताकि आगे हम लोग ज्योग्राफी डिवीजन में अगर किसी पार्ट का नाम आवे, किसी क्षेत्र का नाम आवे, तो वहां पे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इस जिला का बात हो रहा है, इस क्षेत्र का बात हो रहा है, इस प्रमंडल का बात हो रहा है। तो हम लोग वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्योग्राफी पर। तो कल हम लोग बता चुके थे कि झारखंड का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन से क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसका एक कारण भी है कि लगभग मात्र 2.42% भारत का हिस्सा रखने वाले झारखंड, लगभग कितना, तो 40% खनिज संसाधन, 40% खनिज संसाधन अकेले देता है झारखंड। तो क्वेश्चन इसलिए यहाँ से ज़्यादा पूछी जाती है। क्या क्या इसका मतलब हुआ कि झारखंड खनिज संपदा में समृद्ध राज्य हुआ, बहुत ज़्यादा भंडार वाला राज्य हुआ, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह हम लोग देखते हैं झारखंड का धरातलीय बनावट, झारखंड का भूमि संरचना, यानी झारखंड में किस प्रकार की संरचना का भूमि पाई जाती है। तो इसमें भूमि संरचना के रूप में हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं धरती के अंदर और एक देखेंगे हम लोग धरती के ऊपर। तो पहले हम लोग धरती के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं धरातलीय स्वरूप, और धरती के अंदर जिसको हम लोग बोलेंगे आपका भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं धरातलीय स्वरूप के रूप में, यानी झारखंड के भूमि के ऊपर में झारखंड के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी संरचना है या किस प्रकार की संरचना है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा समझने से पहले हम लोग देखना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, द्वीप किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अगर इसके बारे में चर्चा करना चाहें तो हम लोग देखें तो अगर कोई भी क्षेत्र, कोई भी भूमि, कोई भी क्षेत्र अगर तीन ओर से पानी से घिरा होता हो, तीन ओर से यानी कि तीन तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, एक तरफ से स्थल और तीन तरफ से क्या से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है। यहां तक अभी समझिए। उसके बाद हम लोग देखें तो अगर कोई भी भूमि या कोई भी जमीन अगर तीन ओर से, चारों ओर से, सभी तरफ से अगर यह पानी से घिरा हो, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है द्वीप। इसको बोला जाता है द्वीप। और अगर यही द्वीप बड़ा स्वरूप ले ले, बड़ा भूखंड में फैल जाए, बड़ा भूखंड में फैला हो, तो उसको बोलते हैं हम महाद्वीप। यानी कहने का मतलब मेरा है कि द्वीप और महाद्वीप दोनों एक ही है, यानी द्वीप का बड़ा भाई अगर कोई हो, बड़ा क्षेत्र हो, तो उसको बोला जाता है महाद्वीप। यानी द्वीप भी तीन चारों तरफ से पानी से घिरा होगा और उसी का बड़ा रूप को हम बोल देंगे महाद्वीप। और अगर कोई क्षेत्र तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से वाटर यानी पानी से घिरा हो, तो इसको बोला जाता है खाड़ी क्षेत्र। तो अभी हम लोग फिलहाल इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग को अभी जानना है प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप किसको कहेंगे, जो तीन ओर से किससे घिरा हो, पानी से, और एक की ओर से किससे घिरा हो, स्थल से। इसलिए अभी हम लोग यहाँ समझना जरूरी है, क्या है कि यहाँ झारखंड का जो फैलाव है इसी क्षेत्र में है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत का बात करते हैं। भारत के रूप में अगर देखें हम लोग, भारत का जो स्थलीय स्वरूप है, भारत का जो संरचना है, उसमें हम लोग देखें तो लगभग गुजरात वाला क्षेत्र से लेकर और इधर पूरा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र तक, यह क्षेत्र पूरी तरीका से किससे घिरी हुई है, तो यह पूरी तरीका से वाटर से घिरी हुई है, पूरी तरीका से यह पानी से भरा हुआ है, समुद्र का फैलाव इस क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप कह सकते हैं। क्या प्रायद्वीप ही कहा जाएगा, क्योंकि तीन ओर से क्या से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीप ही इसको कहेंगे। अब प्रायद्वीप तो ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, इसका फैलाव बहुत बड़ा क्षेत्र में है, तो इसके अंदर में संरचना भी हम लोग देख सकते हैं।
तो इसको अगर तोड़ तोड़ के पढ़े तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें प्रायद्वीप का भाग के रूप में, तो इधर पड़ता है जिसका नाम है दक्कन का क्षेत्र, यानी दक्कन का पठार के रूप में इसको जाना जाता है। और हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में देखें तो सतपुड़ा रेंज है, विंध्याचल रेंज है, इधर हम लोग देखें तो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग और इधर देखें तो गुजरात का क्षेत्र इधर पड़ता है। और इसी प्रायद्वीप का भाग के रूप में यहाँ एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और हम लोग इसी छोटा नागपुर के पठार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को तो इतना समझ में अभी आ गया कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीप से बना हुआ है, यानी कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसका फैलाव अगर देखें तो गुजरात का क्षेत्र से यहाँ से लेकर और यहाँ पे मेघालय का जो 3 पहाड़ियां पड़ती है, गारो, खासी और जयंतिया, यानी गारो, खासी और जयंतिया की जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, यह भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, यानी वहां तक इसका विस्तार है। और उसी क्षेत्र में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर पठार भी प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो अब हम लोग बात करते हैं झारखंड का। तो झारखंड इसी छोटा नागपुर पठार का प्रमुख अंग है, यानी जो छोटा नागपुर कहने का मतलब ही क्या निकलता है? झारखंड, या झारखंड कहने का मतलब ही क्या निकलता है? छोटा नागपुर। यानी कि छोटा नागपुर का जो फैलाव है या फिर झारखंड का जो फैलाव है वो पूरी तरीका से झारखंड में है, मुख्य भूमि के रूप में। और भी विस्तार इसका हम लोग देख सकते हैं। छोटा नागपुर का विस्तार थोड़ा मोड़ा उड़ीसा में चला जाता है, थोड़ा मोड़ा छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है, लेकिन जो छोटा नागपुर का मुख्य भूमि को हम लोग देखें तो उसका विस्तार कहाँ है? तो वह उसका विस्तार है झारखंड में। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए कि झारखंड जो है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का, यानी छोटा नागपुर ही किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। तो प्रायद्वीप किसको कहते हैं हम लोग आज समझ गए हैं। अब हम लोग आइए झारखंड का मेन हम लोग को जो मकसद है उसको करेंगे, यानी झारखंड का धरातलीय स्वरूप को पढ़ना है। तो धरातलीय स्वरूप में हम लोग देख लिए कि प्रायद्वीपीय भारत में यह बसा हुआ है। अब आइए थोड़ा सा झारखंड में हम लोग अब हम लोग झारखंड का संरचना देखते हैं। तो झारखंड का जो संरचना हम लोग देखने हैं, कल हम लोग देख चुके थे कि झारखंड का कितना जिलों में बांट चुका है, कितना परमंडल है यहाँ पे, तो वो सब चीज हम लोग कल देख चुके थे। अभी क्षेत्र विस्तार का बात करेंगे, क्षेत्र क्या क्या इसमें आता है, धरातलीय स्वरूप किस रूप में है। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड का, तो झारखंड लावा या मैग्मा का जो बहाव हुआ, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का जो संपूर्ण क्षेत्र है झारखंड का लगभग 90% क्षेत्र है वह ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा या लावा से बनी हुई है। और आप जान ही समझ सकते हैं कि जो लावा से बने, जो मैग्मा से बने, वह ग्रेनाइट या नीस प्रकार की चट्टान से पाई जाती है, यानी कि वह संरचना कैसी होगी? कठोर होगी। वह संरचना कैसी होगी? कठोर, एकदम हार्ड संरचना होगी, क्योंकि वह विस्फोट जब हुआ ज्वालामुखी का तो उससे जो लावा निकली और वह जो जमी बाहर में, जो चट्टानी संरचना हुआ, उसी से यह भूमि का निर्माण हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का पता चलेगा कि 90% भाग पर जो संरचना झारखंड में पाई जाती है वह कैसी संरचना है? चट्टानी संरचना है। और 10% भाग पर संरचना जो है वह कैसी है? तो नदियों की कटाव के कारण लगभग यह संरचना मिट्टी संरचना बन गई है, यानी बलुआई मिट्टी संरचना बन गई है। तो 90% जो है चट्टानी संरचना के रूप में झारखंड में पाई जाती है। धरातलीय स्वरूप के रूप में देखें तो झारखंड का क्षेत्र का ऊंचाई के अनुसार से अगर हम लोग बांटना चाहें, झारखंड का क्षेत्र के ऊंचाई के अनुसार से धरातलीय स्वरूप को अगर हम बांट के पढ़ना चाहें, तो इस क्षेत्र में एक ऊंचाई जो सबसे अधिक पड़ती है झारखंड का, इसका नाम है पाट क्षेत्र। इस क्षेत्र का क्या नाम है? पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। औसत ऊंचाई कितना इसका पड़ता है? 900 मीटर, जो बेसिकली झारखंड का सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र में गिना जाता है। सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र में पाट क्षेत्र आता है। एक्सेप्शन में पहाड़ी एक गिरिनाथ, अभी जो गिरिडीह में मौजूद है पारसनाथ की पहाड़ी, उसको हटा देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखें दूसरा पठारी क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक पठारी संरचना पाई जाती है चतुर्भुजाकार आकृति में, जिसका हम लोग रांची बोल सकते हैं। रांची के नाम से इस पठार का नाम रख सकते हैं, जो रांची पठार के नाम से जाना जाता है, रांची पठार, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है? इसका औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 600 मीटर, यानी ऊंचाई के अनुसार से हम झारखंड को बांट रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं तो इस क्षेत्र में एक पठार पड़ता है जिसका पूरी एरिया पूरा ले सकते हैं, ये पूरा आता है आपका हजारीबाग पठार के रूप में। हजारीबाग पठार के रूप में, हजारीबाग पठार
और हजारीबाग का पठार का जो निचली सीमा है यानी ई वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पहले रांची पठार का ही भाग हुआ करता था। बीच में यह दामोदर का कटाव के कारण, इस दामोदर नदी के कटाव के कारण यह जो रांची पठार का ऊपरी हिस्सा है वह टूट गया, और वह टूट गया और अब किस में चला गया है, हजारीबाग पठार में। तो ये जो बेसिकली इस क्षेत्र का बात कर रहे हैं, यह क्षेत्र किसका भाग था, रांची पठार का। इसका भी औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 मीटर है। और हजारीबाग पठार में ई पठार का जो भाग है, इसका औसत ऊंचाई हम लोग देख सकते हैं कितना है, तो 450 मीटर है। ऊंचाई के अनुसार से झारखंड के बांट रहे हैं। फिर से हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र 900 मीटर, रांची का पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर और ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई 600 मीटर, क्योंकि इसका जो भाग था वो किसका भाग था, रांची का, जो बहुत पश्चात में यानी जमीनी निर्माण के बहुत पश्चात में नदी का कटाव बना, नदी का निर्माण हुआ और उसी से यह पठार जो ऊपरी हजारीबाग पठार है वो रांची पठार से अलग हो गया और अलग होकर एक पठारी संरचना बनाया, जिसको हम लोग अभी ऊपरी हजारीबाग पठार के रूप में जानते हैं। और एक पठार बना जो इसका नाम हम लोग निचली हजारीबाग पठार कहेंगे, वो कितना है, उसका ऊंचाई 450। इस क्षेत्र में एक पठार है, स्थानीय नाम पर ही बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमडेगा का पठार, सिमडेगा का पठार। और इस क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है तो उसको हम लोग सिंहभूम का मैदान बोल सकते हैं, सिंहभूम का मैदान के रूप में इसको हम लोग देखेंगे, जिसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो उसका औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 300, कहीं कहीं एवरेज भी है। और इस क्षेत्र में जो नदियों का बहाव, नदियों की कटाव के कारण जो संरचना बनी है, इसको हम लोग राजमहल के नाम से जानते हैं। राजमहल का क्षेत्र जिसमें सभी जिला आएगा, ऊपर वाला साहेबगंज भी आएगा, गोड्डा भी आएगा, पाकुड़ भी आएगा, दुमका भी आएगा, उसी में जामताड़ा और देवघर भी ले सकते हैं आप। तो राजमहल ट्रैप इसको बोल सकते हैं, जिसका विस्तार लगभग 2000 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में आप ले सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में यह क्षेत्र फैला हुआ है, राजमहल ट्रैप। इस क्षेत्र में एक संरचना बच गई जिसका अब यहीं का स्थानीय नाम पर, क्योंकि यहाँ से कोयल नदी गुजरी है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोयल बेसिन, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोयल बेसिन बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यही संरचना झारखंड में धरातलीय रूप में ऊंचाई के अनुसार से बांटा गया है, जिसमें एक पाट क्षेत्र आया, एक आया आपका रांची का पठार, एक आया आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक आपका आया निचली हजारीबाग का पठार। उसके बाद सिंहभूम का मैदान के रूप में कई मैदान वहां पर उपस्थित है, जिसमें दालमा श्रेणी है, उसी में जंगल भी है सरंडा का, उसी में आपका कोल्हान का पहाड़ी भी है, उसी में आपका सिंहभूम का पहाड़ी भी है, चाईबासा का मैदान है, कई यहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं। और राजमहल ट्रैप जो लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई भूमि है, उसके बारे में वहां पे हम लोग अलग से बात करेंगे कि वहां पर और क्या क्या चीज पाई जाती है, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। तो यह हुआ आपका झारखंड का धरातलीय स्वरूप का बंटवारा। अब हम लोग एक क्षेत्र को उठाकर, जैसे पाट क्षेत्र में क्या क्या विशेषता है, रांची का पठार में क्या क्या विशेषता है, हजारीबाग का पठार में क्या क्या विशेषता है, कोयल बेसिन में क्या क्या विशेषता है, सिंहभूम का मैदान में क्या क्या विशेषता है, या राजमहल ट्रैप का क्या क्या विशेषता है, सारी विशेषताओं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। अभी बस हम लोग देख लिए कि कहां कहां कौन सा पठार स्थित है, पाट क्षेत्र कहाँ है, रांची पठार कहाँ है, हजारीबाग पठार कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, ये सब सारा हम लोग अभी देख लिए। अब हम लोग एक एक करके उठा कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र को, क्योंकि पाट क्षेत्र झारखंड की सबसे ऊंची भूमि के रूप में जाना जाता है, पाट क्षेत्र झारखंड के सबसे ऊंचे वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ऊंची पठारी रूप में जाना जाता है। तो पाट क्षेत्र को देखते हैं, फिर रांची पठार को देख लेंगे, हजारीबाग पठार को देख लेंगे, सिंहभूम का मैदान को देख लेंगे और राजमहल ट्रैप को देख लेंगे। तो धरातलीय स्वरूप हम लोग को समझ में आएगा कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप किस प्रकार का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं पाट क्षेत्र। तो धरातलीय स्वरूप में हम लोग पहला जो देखने वाले हैं झारखंड में, वह देखते हैं पाट क्षेत्र। पहला जो पाट क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, पाट क्षेत्र। तो सबसे पहले पाट क्षेत्र के बारे में बात करें तो पाट का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, पाट का जो मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, जिसका मीनिंग होता है समतल जमीन, समतल जमीन या भूमि, कुछ भी बोल सकते हैं, जमीन या भूमि बोल सकते हैं। तो पाट का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, समतल जमीन। अभी जैसे बात की कि पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो कितना है, तो लगभग 900 मीटर, कितना है, 900 मीटर, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, झारखंड का सबसे ऊंचा
पठारी क्षेत्र के रूप में कौन जाना जाता है? पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का अर्थ क्या निकलता है? समतल जमीन। इसका औसत ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? 900 मीटर है। पाट क्षेत्र का अगर हम लोग विस्तार के रूप में देख लिए कि इसका विस्तार कहां कहां है, तो विस्तार हम लोग देखिए तो पूरा गुमला वाला क्षेत्र ले लेगा, पूरा लोहरदगा वाला क्षेत्र ले लेगा, और लोहरदगा के अलावा या जो पलामू प्रमंडल का जो निचला भाग आप लोग लेते हैं, जैसे उसमें लातेहार का कुछ भूमि आ जाएगा और गढ़वा का कुछ भूमि भी उसमें आप ले सकते हैं। तो पलामू प्रमंडल का कुछ क्षेत्र, पलामू प्रमंडल का कौन सा क्षेत्र? पलामू प्रमंडल का निचला क्षेत्र, जिसमें लातेहार का कुछ क्षेत्र और गढ़वा का कुछ क्षेत्र आप इस क्षेत्र में ले सकते हैं, पाट क्षेत्र में। तो विस्तार इसका हो गया गुमला, लोहरदगा और पलामू प्रमंडल का निचला भाग। पलामू प्रमंडल यहाँ पे है, पलामू जिला नहीं, पलामू प्रमंडल का निचला भाग आप ले सकते हैं पाट क्षेत्र का विस्तार में। अब हम लोग बात करें तो पाट क्षेत्र का जो हम लोग संरचना देखे थे वो इस प्रकार का था, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में था। अभी पीछे हम लोग जो देखे उसमें क्या देखे थे? त्रिभुजाकार स्थिति में, यानी पाट क्षेत्र जो फैला हुआ है वह कैसा फैला हुआ है? तो त्रिभुजाकार फैला हुआ है, त्रिभुजाकार बनाता है, यानी त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज का आकार का क्षेत्र में फैला हुआ है कौन? पाट क्षेत्र। जिसका अगर हम लोग बात करें तो आधार, तो इसका आधार जो है ऊपर की ओर है, यानी आधार किधर है? तो इसका आधार है लातेहार की ओर। लातेहार क्षेत्र में इसका आधार है, चौड़ाई है, और शीर्ष किसा है? इसका शीर्ष पड़ता है सिमडेगा की ओर। इसका कहां पड़ता है शीर्ष? सिमडेगा की ओर, यानी कि त्रिभुजाकार में फैला हुआ पाट क्षेत्र, और इसका आधार जो चौड़ाई वाला क्षेत्र है वो पड़ता है लातेहार की ओर, और इसका जो शीर्ष है वह कहां पड़ती है? सिमडेगा की ओर पड़ती है। और इस आधार क्षेत्र को, जो आधार क्षेत्र बटा हुआ है, इस क्षेत्र को स्थानीय लोग, वहां लोग जो स्थानीय लोग है गुमला का, लोहरदगा का, वो इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं टांड क्षेत्र, टांड बोलते हैं इसको। और जो शीर्ष वाला क्षेत्र है, ई वाला क्षेत्र, इसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टांड, और इसको बोलते हैं दोन क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? दोन। यानी कि जो पाट क्षेत्र है उसका जो धरातलीय स्वरूप में अगर ऊपर वाला भाग देखे, जो चौड़ा वाला भाग है उसको बोला जाता है टांड, और नीचे वाला भाग जो शीर्ष वाला एरिया में है उसको बोला जाता है दोन। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई हम लोग देख लिए 900 मीटर है। अब हम लोग बात करते हैं कि पाट क्षेत्र में क्या क्या और मौजूद है। तो पाट क्षेत्र में मौजूद के रूप में देखिए, पाट क्षेत्र में क्या क्या मौजूद है। तो पाट क्षेत्र में एक बारवा का मैदान, बहुत प्रसिद्ध मैदान वहां पड़ता है, बारवा का तस्तरी नुमा मैदान। उसका आकृति कैसी है? तस्तरी नुमा। उसके बाद वहां पे और पाट के रूप में पाया जाता है गणेशपुर पाट, नेत्रहाट पाट, जमीरा पाट, जो वहां उसी क्षेत्र का पाट है, पाट क्षेत्र का ही भाग पड़ता है। और बात करें तो वहां पर जो झारखंड का दूसरी सबसे सर्वोच्च ऊंची पहाड़ी है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सरुवत पहाड़ी, या आप बोल सकते हैं सानू की पहाड़ी, जो गढ़वा जिला का निचली क्षेत्र में, गढ़वा जिला का बेसिकली नीचे वाला क्षेत्र में मौजूद है, जिसका नाम है आपका सनुआ की पहाड़ी बोल सकते हैं, या फिर सानू का पहाड़ी, या फिर सरुवत की पहाड़ी। जो स्थानीय नाम अपना नाम हमसे बोलता है तो हम लोग बोलते हैं उसको सरुवत की पहाड़ी, जो भी कहाँ स्थित है? पाट क्षेत्र में। तो ये पाट क्षेत्र में क्या क्या मौजूद है? तो हम लोग पहला देखिए बारवा का मैदान, क्या नाम है? बारवा का मैदान, जो कहां स्थित है? पाट क्षेत्र में, जो कैसा आकृति में है? तस्तरी नुमा आकृति में फैला हुआ है बारवा का मैदान, जो कहां किसका ऐसा है? पाट क्षेत्र का। दूसरा हम लोग बात किए तो यहाँ पर झारखंड का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है सरुवत पहाड़ी, या स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है सानू की पहाड़ी। सानू की पहाड़ी जो झारखंड की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई कितना है? 1188 मीटर या 3800 फीट। ये कहां पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पाट क्षेत्र में। और बात करें तो पाट क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ पे नेत्रहाट पाट, इसका ऊंचाई आपका 1180 मीटर। और क्या है, तो यहाँ पर एक पाट और है जिसका नाम है गणेशपुर पाट। क्या पाया जाता है? गणेशपुर पाट, जिसका औसत ऊंचाई कितना है? तो 1171 मीटर, 1171 मीटर। उसके बाद एक और पाट यहाँ पर जो प्रसिद्ध है उसका नाम है जमीरा पाट। क्या नाम है? जमीरा पाट, जिसकी औसत ऊंचाई है 1142 मीटर। तो ये सब जो जितना भी चीज बताए, चाहे वह बारवा का मैदान हो जाए, चाहे वह सरुवत की पहाड़ी या सानू की पहाड़ी, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसका ऊंचाई 1188 है, या फिर नेत्रहाट पाट हो, गणेशपुर पाट हो, जमीरा पाट हो, सब किसका भाग है? पाट क्षेत्र का भाग है। और हम लोग देखें तो पाट क्षेत्र से जो नदियां के रूप में निकलती है उसका नाम है आपका
सबसे प्रसिद्ध नदी जिसका नाम है संक, जो कहां से निकलती है, तो यह संक नदी निकलती है गुमला से। और गुमला भी हम लोग बात किए कि गुमला किसका भाग है, तो पाट क्षेत्र का। हम लोग देखे ना गुमला का विस्तार ही कहाँ है, गुमला सॉरी पाट क्षेत्र का विस्तार ही कहाँ है, गुमला में, लोहरदगा में और पलामू प्रमंडल के निचला क्षेत्र में। तो ये सब सारा चीज, चाहे वो बारवा का मैदान हो जाए, सरुवत पहाड़ी हो जाए, नेत्रहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट, यह संक नदी का उद्गम सब कहां से हुआ है, पाट क्षेत्र से। तो पाट क्षेत्र में बहुत ज्यादा विस्तृत में अगर जाइएगा तो ये सब चीज मिलेगा। तो पाट क्षेत्र में लगभग यही सब चीज है। पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है समुद्र तल से। झारखंड का सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। विस्तार इसका कहाँ है, तो गुमला में है, लोहरदगा में है और पलामू प्रमंडल का निचला क्षेत्र, जिसमें लातेहार और गढ़वा का कुछ क्षेत्र लीजिएगा। और अगर हम देखें तो पाट क्षेत्र कैसी आकृति में फैला हुआ है, तो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसकी ऊपरी जो आधार है जो लातेहार के क्षेत्र में पड़ता है उसको टांड कहा जाता है, और शीर्ष जो सिमडेगा के क्षेत्र में पड़ता है उसको दोन कहा जाता है। और यहाँ पर मौजूद इस क्षेत्र में क्या क्या है, तो बारवा का मैदान जो तस्तरी नुमा आकार का है, सरुवत या सानू की पहाड़ी जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नेत्रहाट, गणेशपुर, जमीरा पाट के रूप में वहां पे है, और संक नदी यहीं से निकलती है। तो ये पाट क्षेत्र का आपका डिटेल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगला, पाट क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बात करते हैं रांची का पठार का। ये पाट क्षेत्र का बात हुआ, अब किसका बात करेंगे, रांची का पठार का। तो आइए हम लोग रांची का पठार में देखते हैं कि क्या क्या उसका विशेषता है। तो पाट क्षेत्र अभी हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं रांची का पठार की विशेषता। रांची का पठार, तो रांची का पठार के विशेषता के बारे में अगर हम लोग देखें तो रांची का जो विस्तार है वह लगभग चतुर्भुजाकार आकृति में इस प्रकार से फैला हुआ है। तो रांची का विस्तार कैसा हो गया, चतुर्भुजाकार। जैसे आप लोग बात किए कि पाट क्षेत्र का जो विस्तार है वो कैसा है, तो वह है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। और रांची का जो है विस्तार वो कैसा है, तो वह है चतुर्भुजाकार, यानी कि उसका स्क्वायर शेप में बना हुआ है, ये फैला हुआ है आपका रांची का पठार। रांची का पठार की औसत ऊंचाई हम लोग देखें तो कितना है, तो इसका औसत ऊंचाई है 600 मीटर। इसका औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर, और लगभग चतुर्भुजाकार आकृति में यह फैला हुआ है। इसका अगर विस्तार हम लोग देखेंगे रांची का पठार का कि विस्तार कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका विस्तार के रूप में अगर हम लोग देखें तो रांची का पूरा क्षेत्र ले लीजिए, और क्या ले लीजिएगा, तो रांची के बाद में आप खुट्टी का पूरा क्षेत्र ले लीजिए इसी में, और सिमडेगा का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाएगा, सिमडेगा का कुछ क्षेत्र इसमें ले लीजिए, और क्या आएगा, तो लोहरदगा का भी कुछ क्षेत्र इसमें आप ले सकते हैं, लोहरदगा का कुछ भाग इसमें आ जाएगी। तो रांची का पठार का प्रमुख विस्तार रांची, खुट्टी, सिमडेगा का कुछ क्षेत्र और लोहरदगा का कुछ क्षेत्र में है। और कैसा विस्तार है, चतुर्भुजाकार आकृति में, और कैसा कितना ऊंचाई है औसत इसका, 600 मीटर। रांची के पठार का एक विशेषता अलग है। रांची का पठार का विशेषता एक अलग क्या है कि रांची का पठार अपनी पठारी संरचना इस प्रकार बनाती है कि अचानक ढलान बनाती है। इस कारण से क्या हो गया कि रांची क्षेत्र से जो भी नदियां निकल रही है, रांची से अधिकतर नदियां जो निकलती है वह नदियां जलप्रपाती का निर्माण कर देती है, क्योंकि जो नदियां अचानक भई समतल भूमि में, पठारी क्षेत्र में, और अचानक क्या बना दी, ढलान बना दी। तो ढलान बनाएगी तो जलप्रपात किसको बोलते हैं, वैसा क्षेत्र जहां से पानी ऊंचाई से गिरे, वैसा क्षेत्र जहां से पानी क्या गिरे, ऊंचाई से, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जलप्रपात। तो आप देखिए ना, इस क्षेत्र में नदियां निकली और अचानक क्या बना दी, ढलान। इस क्षेत्र में नदियां निकली और क्या बना दी, ढलान। इस क्षेत्र में नदियां निकली और क्या बना दी, ढलान। तो इस प्रकार से रांची से पठार से जो भी नदियां निकलती है वो अधिकतर क्या बना देती है, जलप्रपात का निर्माण कर देती है, क्योंकि अचानक क्या बना दे रही है, ढलान बना दे रही है। तो अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र में, रांची का क्षेत्र में, तो यहाँ का नदियां के रूप में देखें तो यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और क्या निकलती है, तो दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। और क्या निकलती है, तो संजय नदी, संजय नदी यहाँ से निकलती है। और भी कई नदियां हैं, लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं पाट क्षेत्र रांची पठार का, वह है स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी और संजय नदी। और हम लोग देखें तो यही स्वर्ण रेखा नदी के सहायक और सभी मिलाकर यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण करता है, जो बहुत ऊंचे जलप्रपात झारखंड में है, जो अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है, जो आपका टूरिज्म प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। वह है आपका दसम जलप्रपात, वह आपका है हुंड्रू जलप्रपात, वह आपका है जोन्हा जलप्रपात। ये रांची का पठारी क्षेत्र में स्थित आपका जलप्रपात हैं।
और रांची का पठार में स्थित आपका सुवर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और संजय नदियां प्रमुख वहां पर पाई जाती है। तो ये हो गया आपका रांची पठार का विस्तृत जानकारी जो चतुर्भुजाकार आकृति में फैली हुई है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्षेत्र के बारे में जिसका नाम है हजारीबाग का पठार। तो आइए हम लोग थोड़ा सा हजारीबाग के पठार के रूप में देखते हैं कि हजारीबाग का पठार का विशेषता क्या है। तो हम लोग देखते हैं हजारीबाग पठार का विशेषता। हजारीबाग पठार, तो हजारीबाग पठार को अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग दो आकृति में बांट देती है। इसको ऊंचाई के अनुसार इसको दो आकृति में हम लोग बांट सकते हैं। एक, अगर हजारीबाग पठार को देखना चाहे तो जो रांची पठार का जो प्रमुख हिस्सा हुआ करता था पहले, और अभी वह हजारीबाग पठार का प्रमुख हिस्सा बन गया है, क्योंकि दामोदर नदी जब निकली, दामोदर नदी कालांतर में जब निकली तो उसकी बंटवारा कर दी। तो दामोदर नदी कटाव के कारण जो अभी बनी उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी हजारीबाग का पठार, और एक हजारीबाग का पठार जिसकी ऊंचाई कम पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं निचली हजारीबाग का पठार। तो जो रांची से कट के बना पठार हजारीबाग का, उसका औसत ऊंचाई रांची के समान है, यानी कि 600 मीटर है। और जो पहले से मौजूद जो पठार था, यानी कि जो निचली हजारीबाग का पठार है, उसकी औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। तो दो पठारी भाग में इसको हम लोग बांट के पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक आपका हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और दूसरा हम लोग देखते हैं तो हो जाता है निचली हजारीबाग का पठार, निचली हजारीबाग का पठार। अब इसके दोनों का विशेषता हम लोग को अलग से देखना पड़ेगा। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार जैसे बता रहे हैं कि यह पहले भाग किसका था, रांची का पठार का, रांची पठार का ही क्या था, यह भाग था। अभी कालांतर में इसका डिवीजन किससे हुआ, दामोदर नदी के कारण। यानी आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछी जा सकती है कि हजारीबाग पठार को रांची पठार से कौन अलग करता है। तो हजारीबाग पठार को रांची पठार से कौन अलग कर रहा है, दामोदर नदी। कौन सा नदी, दामोदर नदी। यानी दामोदर के कटाव के कारण ही ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार से क्या हो गया, अलग हो गया। और इसका औसत ऊंचाई अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो कितना है, इसका औसत ऊंचाई है 600 मीटर। यहां से एक प्रमुख क्वेश्चन यही बनता है कि हजारीबाग पठार और रांची पठार का बाउंड्री शेयर बनाता कौन है, या फिर दोनों के बीच में कौन अलग करता है दोनों को, रांची पठार को और हजारीबाग पठार को। तो हो गया आपका दामोदर नदी। इसी के कारण ऊपरी हजारीबाग पठार का हुआ, इसका कट के चला गया है आपका हजारीबाग पठार में। इसकी औसत ऊंचाई कितना हो गई, 600 मीटर। यहां पर दामोदर नदी को याद रखिएगा। निचली हजारीबाग का पठार की बात करें तो निचली हजारीबाग पठार का जो औसत ऊंचाई है वह है 450 मीटर, और यह पठार जो होता है वह बिहार की ओर ढलान बनाती है। यानी कि जो बाउंड्री शेयर है, बाउंड्री अगर देख सकते हैं झारखंड का, तो वहां से बिहार का गया जिला पड़ता है, उस ओर इसका ढलान पड़ता है। यानी कि झारखंड के क्षेत्र में यह ऊंचा है और बिहार के क्षेत्र में क्या हो गया है, यह नीचा हो गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो ढलान क्षेत्र है वो कैसा है, तो ऐसा है, बिहार की ओर है, और इसीलिए इसको बोला जाता है बाही पठार। क्या बोला जाता है, बाही पठार, क्योंकि इस छोटानागपुर पठार का उत्तरी हिस्सा पड़ता है। छोटानागपुर पठार का जो अंतिम हिस्सा पड़ता है गया जिला में, वह है आपका बाही पठार, इसको कहा जाता है, जिसका नाम है निचली हजारीबाग का पठार, जो 450 मीटर का ऊंचा है। निचली हजारीबाग पठार में एक आप पठार और इसी के अंदर में ले सकते हैं, जिसका नाम है गिरिडीह का पठार। गिरिडीह का पठार इसी पठार का हिस्सा मान सकते हैं, माना जाता है। और इसी गिरिडीह का पठार में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है आपका पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी जो किसका भाग हुआ, आपका निचली हजारीबाग पठार का। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पठार में स्थित है, और गिरिडीह पठार किसका हिस्सा है, निचली हजारीबाग का पठार का। तो पारसनाथ पहाड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो निचली हजारीबाग का पठार। निचली हजारीबाग पठार का ऊंचाई कितना है, 450, और इसको क्या कहा जाता है, बाह्य पठार, क्योंकि यह छोटानागपुर पठार का उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी सीमा यही बनाती है आपका निचली हजारीबाग पठार ही बनाती है। तो ये हो गया आपका हजारीबाग का दो पठार। यहाँ का अगर हम लोग देखें निचली हजारीबाग का प्रमुख नदी के रूप में, तो बराकर नदी जो हजारीबाग का पौधमा से निकलती है, पौधमा से, यानी दामोदर का बहुत बड़े सहायक नदी के रूप में बराकर जाना जाता है। तो बराकर नदी जो हजारीबाग के पौधमा से निकलती है वह इसी निचली हजारीबाग पठार का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। अब हम लोग तीन पठारी क्षेत्र को पढ़ लिए, एक पाट क्षेत्र को पढ़ लिए, एक रांची पठार का विशेषता को देख लिए, और एक हजारीबाग पठार का विशेषता को हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं तो जो दो क्षेत्र का और हम लोग बात किए थे, जो लगभग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, एक सिंहभूम का मैदान और एक राजमहल का ट्रैप।
तो आइए हम लोग राजमहल का ट्रैप और सिंहभूम के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप को। राजमहल ट्रैप या राजमहल का क्षेत्र है जो कहां फैली हुई है, संथाल परगना वाला क्षेत्र में, संथाल परगना प्रमंडल वाला क्षेत्र में, जिसमें सभी क्षेत्र आपका ऊपरी क्षेत्र ले सकते हैं, साहेबगंज इसी में आ जाएगा, गोड्डा इसी में आ जाएगा, पाकुड़ इसी में आ जाएगा, दुमका इसी में आ जाएगा, देवघर भी कुछ क्षेत्र इसी में आ जाएगा, और जामताड़ा का कुछ क्षेत्र भी किस में आ जाएगा, राजमहल का क्षेत्र में। राजमहल का क्षेत्र का विस्तार हम लोग देखें तो क्या क्या बताएं आपका, तो साहेबगंज, साहेबगंज, और क्या बताएं तो जितना भी वहां पर जिला है जैसे पाकुड़, गोड्डा, और क्या बताएं तो दुमका, और देवघर का ऊपरी क्षेत्र, देवघर का ऊपरी क्षेत्र, और जामताड़ा, जामताड़ा में भी इसका विस्तार पड़ता है। राजमहल ट्रैप लगभग कितना एरिया में, तो लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। कौन, राजमहल का ट्रैप लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर में राजमहल ट्रैप फैला हुआ है। राजमहल ट्रैप के बात अगर हम लोग करें तो इसकी औसत ऊंचाई पड़ती है 150 मीटर से 300 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई पड़ती है किसका, तो राजमहल ट्रैप का। विस्तार हो गया आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर का ऊपरी क्षेत्र और जामताड़ा का ऊपरी क्षेत्र, और इसका विस्तार कितना हो गया 2000 किलोमीटर स्क्वायर में, और लगभग 150 से 300 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है राजमहल का क्षेत्र। राजमहल क्षेत्र में अगर हम लोग देखें प्रमुख रूप से जो यहाँ पहाड़ियां है, तो एक पहाड़ियां पड़ती है आपका बांस की पहाड़ी, जहां से आपका बांसलोई नदी निकलती है, तो बांस की पहाड़ी, और क्या पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पड़ता है दुधवा की पहाड़ी, दुधवा की पहाड़ी, और क्या पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पर पड़ता है त्रिकुट की पहाड़ी, त्रिकुट की पहाड़ी, जो किसका हिस्सा है, राजमहल का क्षेत्र से। और यहाँ का नदियां अगर हम लोग देखें कि यहाँ का कौन कौन सा नदियां निकलती है राजमहल ट्रैप से, तो यहाँ का नदियां के रूप में देखें तो सबसे प्रसिद्ध हो गया गुमानी नदी, और कौन नदी हो गया, तो यहाँ से हो गया ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, और कौन सा नदी हो गया, तो यहीं का नदी हो गया आपका मयूरक्षी नदी, मयूरक्षी नदी, और कौन नदी हो गया, तो यहीं का प्रसिद्ध नदी आपका हो गया आपका राजमहल ट्रैप का, तो वो हो गया आपका मेरेल नदी, मेरेल नदी भी इसी क्षेत्र का भाग है। और भी कौन सा नदी ले सकते हैं, तो और आप ले सकते हैं अजय नदी, जो बेसिकली इसका उद्गम स्थल तो बिहार में है लेकिन बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो राजमहल ट्रैप में है। तो राजमहल ट्रैप का विशेषता यही है कि साहेबगंज क्षेत्र में पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा का ऊपरी क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, 150 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और यहाँ पर प्रसिद्ध पहाड़ी है जो बांस की पहाड़ी है, दुधवा पहाड़ी है, त्रिकुट की पहाड़ी है, और नदियां यहाँ से कौन कौन सी निकल रही है, तो गुमानी, ब्राह्मणी, मयूरक्षी, मेरेल, अजय, बांसलोई नदी, बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब हम लोग बात करेंगे कि लगभग ये खत्म हो गया राजमहल ट्रैप का, लगभग हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सिंहभूम का मैदान के बारे में कि सिंहभूम का मैदान का संरचना किस प्रकार का है, सिंहभूम में क्या क्या पाई जाती है, सिंहभूम का मैदान के क्षेत्र में क्या क्या पाई जाती है। तो आइए हम लोग अब सिंहभूम का क्षेत्र के बारे में बात कीजिए। बस सिंहभूम बताते हैं। तो सिंहभूम मैदान के बारे में अगर बात करते हैं, जो अंतिम हम लोग का जो संरचना बची सिंहभूम का मैदान। सिंहभूम मैदान का भी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 150 से 300 मीटर तक आती है। औसत ऊंचाई से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र का कितना औसत ऊंचाई है, याद रखिएगा इसको। तो सिंहभूम मैदान का भी औसत ऊंचाई कितना हो गया, 150 से 300 मीटर तक समुद्र तल से। सिंहभूम मैदान का क्षेत्र में अगर हम लोग जो प्रसिद्ध जो मैदाने पाई जाती है वह आपका पाई जाती है चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान। और इसका फैलाव कहां तक है, तो सिंहभूम का फैलाव आपका पूरा कोल्हानी क्षेत्र में है, पूरा कोल्हान का जो प्रमंडल पड़ता है, ये कोल्हान प्रमंडल में ही पूरा सिंहभूम का मैदान फैला हुआ है। तो चाईबासा का मैदान यहाँ का प्रसिद्ध मैदान है। यहाँ पर और क्या पड़ता है, तो दालमा श्रेणी, दालमा श्रेणी इसी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता है। और क्या है, तो सारंडा वन, सारंडा वन भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। और क्या बात करें, तो यहाँ पर आपका कोल्हान का पहाड़ी, कोल्हान का पहाड़ी
यहाँ का जो प्रसिद्ध हिस्सा में पाया जाता है सिंहभूम का मैदान में। कौन कौन? तो इसका औसत ऊंचाई याद रखिए। इसका फैलाव पहले कहाँ तक है? कोल्हान का पूरा प्रमंडल में फैलाव है। 150 से 300 मैदान आपका क्षेत्र पाया जाता है इसमें मीटर की ऊंचाई वाला। और चाईबासा का मैदान, दालमा श्रेणी, सारंडा वन, कोल्हान के पहाड़ी सभी इसी का भाग है, जो हम लोग बाद में एक करके फिर से देखेंगे। तो आज लगभग हम लोग का जो धरातलीय स्वरूप झारखंड का हुआ वह लगभग हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हम लोग पाट क्षेत्र को देख लिए, रांची का पठार को देख लिए, हजारीबाग के पठार को देख लिए, आपका राजमहल ट्रैप को देख लिए, राजमहल का क्षेत्र को, और सिंहभूम का मैदान को देख लिए। तो लगभग इसी क्षेत्र ऊंचाई के अनुसार से इसी प्रकार से धरातलीय स्वरूप में झारखंड को बांटा गया है। अब हम लोग कल से फिर एक नया टॉपिक को लेकर आएंगे आपके सामने। आज आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।